नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी दुनिया भर में राहुल के बढ़ते समर्थन की, संसद सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी की, बात करेंगे अडानी ग्रुप को लगे एक और झटके की, कर्नाटक में कांग्रेस से दूरी बनाते जेडीएस की, जानेंगे क्यों तमिलनाडु में दही पर हो रही है राजनीति, कैसे ममता ने खुले मंच से पीएम मोदी पर साधा निशाना, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मनरेगा को लेकर मोदी सरकार के सोतेले व्यवहार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी का देश भर में पोस्टर अभियान शुरू, 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगा रही है आप, बीजेपी ने जताई नाराजगी। राहुल गांधी को कोर्ट जाने की चेतावनी देने वाले ललित मोदी को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा सवाल, क्या अब राहुल के खिलाफ प्रधानमंत्री विदेश से ले रहे हैं मदद। राम मंदिर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, हरिद्वार में छात्रों से बोले अगली रामनवमी तक भगवान राम अपने मंदिर में हो जाएंगे विराजमान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर सीबीआई का छापा, इलाज के लिए पैसों के लेन देन के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मामले पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर की है और जर्मनी के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद कहा है। हालांकि इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके कहा है कि भारत किसी भी आंतरिक मामले पर विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या कहा है जर्मनी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा और उसके फौरन बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मुद्दा देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी छाया हुआ है। राहुल गांधी के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। वहीं अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी राहुल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत राहुल के खिलाफ कार्रवाई पर समान रूप से लागू होंगे। राहुल गांधी के मामले में जर्मनी या किसी अन्य यूरोपीय देश की ये पहली प्रतिक्रिया थी। जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं। इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये फैसला कायम रहेगा और क्या उनके शासन आदेश के निलंबन का कोई आधार है। यूरोपीय देश जर्मनी की तरफ से आए इस बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, धन्यवाद जर्मनी विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर, जिन्होंने इस पर ध्यान दिया कि किस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जर्मनी के बयान पर अब देश की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ दिग्विजय सिंह के ट्वीट को निशाना बनाते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसा है, वहीं जर्मनी को भी नसीहत दी है। किरेन रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जवाब में लिखा कि विदेशी ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद राहुल गांधी। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी ताकतों के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किरेन रिजिजू के इस बयान से साफ है कि राहुल को मिल रहे समर्थन से बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने का यह दांव बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मोहम्मद फैजल मामले को लेकर एक अहम टिप्पणी की है और ये टिप्पणी राहुल गांधी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरनेम के मसले पर सूरत कोर्ट के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि वो फैसला था राहुल गांधी को 2 साल की सजा का, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इस फैसले के बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सांसद और विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होते ही सदस्यता चले जाने का प्रावधान बेहद कड़ा है। इसलिए अदालतों को जनप्रतिनिधियों को किसी भी मामले में सजा सुनाते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कानूनी मामलों की कवरेज करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अदालत लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने टिप्पणी की, जिसे राहुल गांधी के मसले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात की सूरत जिले की अदालत ने
राहुल गांधी के कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। कांग्रेस नेता को आपराधिक मानहानि के एक मामले में 23 मार्च को दोषी ठहराया गया था और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके अगले ही दिन 24 मार्च को लोक प्रतिनिधित्व कानून के कारण लोकसभा से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जिस कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई वो कानून है जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8(3). इसके मुताबिक अगर किसी सांसद अथवा विधायक को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल चली जाती है। इसी कानून को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा करने के लिए काफी है। मुश्किलें तो अडानी ग्रुप की भी कम होती नहीं दिख रही हैं। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से अडानी ग्रुप मुश्किलों में फंसा है। देश भर में विपक्ष अडानी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इस बीच अडानी ग्रुप ने भी एक प्रोजेक्ट से अपने कदम पीछे हटाने का संकेत दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर बड़े खुलासे किए थे। उसके बाद अडानी की वैल्यू आधी से भी कम हो चुकी है। अडानी ग्रुप को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 2 महीने बाद भी कंपनी के शेयर स्थिर नहीं हो पाए हैं। दूसरी ओर अडानी ग्रुप के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट निकल चुके हैं और अब खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना मुद्रा पेट्रोकेमिकल से भी कदम पीछे खींच रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप पेट्रोकेमिकल से पीछे हट रहा है। अब पश्चिमी भारत के मुद्रा में $4 बिलियन ग्रीनफोल्ड कोल टू पॉलीविनाइल क्लोराइड परियोजना के साथ आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस ने गुजरात के कच्छ जिले में अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर बड़ी योजना बनाई थी। यहां ग्रीनफील्ड कोल टू पीवीसी प्लांट स्थापित करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मुद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड को शामिल किया था। प्लांट में 2000 किलो टन प्रति वर्ष की पॉलीविनाइल क्लोराइड उत्पादन क्षमता होनी थी, जिसके लिए 3.1 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयले की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए कोयले को ऑस्ट्रेलिया, रूस और अन्य देशों से आयात किए जाने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। अडानी ग्रुप के निवेशक डरे हुए हैं, जिस कारण से मुद्रा पेट्रोकेमिकल्स परियोजना से अडानी ग्रुप अपने कदम पीछे खींच रहा है। अडानी ग्रुप के सितारे फिलहाल गर्दिश में ही रहने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन खटाई में पड़ गया है। कांग्रेस और जेडीएस अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी। तारीख आते ही राज्य की सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। तारीखों के ऐलान से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि जेडीएस भी कांग्रेस का साथ देगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जेडीएस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने पहले भी कई बार कहा था कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं जेडीएस के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने ना तो जेडीएस को गठबंधन के लिए कोई फोन किया और न ही साथ आने को कहा। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का फैसला किया है और हमारी सरकार यहाँ बनेगी। कांग्रेस कर्नाटक में चुनावों को लेकर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। पार्टी का मानना है कि गठबंधन न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। फिलहाल सर्वे भी यही बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन 13 मई को पता चलेगा कि कर्नाटक की कुर्सी किसके हिस्से में आई है। कर्नाटक में अब कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुकाबला तो तमिलनाडु में भी हिंदी बनाम तमिल के बीच देखने को मिल रहा है। अब दही को लेकर राज्य में सियासी घमासान चढ़ गया है। राज्य के दूध उत्पादन संघ अविन ने कहा है कि वो अपने पैकेट पर दही शब्द नहीं लिखेगा, उसकी जगह तमिल शब्द तायर का ही इस्तेमाल करेगा, जिस पर सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दही का पैकेट विवादों में फंस गया है। दरअसल दही का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने सभी राज्यों से कहा है कि वो दही के पैकेट पर दही शब्द लिखे। राज्यों के हिसाब से ब्रैकेट में उस राज्य में दही का जो नाम है उसे लिखा जा सकता है और इसी से विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु दुग्ध उत्पादन संघ आविन ने कहा कि वो अपने पैकेट पर हिंदी शब्द दही के बजाय तमिल शब्द तायर का ही इस्तेमाल करेगा। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने FSSAI के निर्देश को राज्य पर हिंदी को थोपा जाना बताते हुए इसकी निंदा की है। स्टालिन ने ट्वीट किया,
हिंदी थोपने की बेहिचक जिद हमें हिंदी में एक दही के पैकेट पर भी लेबल लगाने के लिए निर्देशित करने की हद तक आ गई है। हमारे अपने राज्यों में तमिल और कन्नड़ को हटा दिया गया है। हमारी मातृभाषाओं के लिए इस तरह की निर्लज अवहेलना ये सुनिश्चित करेगी कि जिम्मेदार लोगों को दक्षिण से हमेशा के लिए भगा दिया जाए। कर्नाटक में इसे भी लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि ये जानते हुए कि कन्नड़ भाषी लोग हिंदी थोपने के सख्त खिलाफ हैं, फिर भी FSSAI ने नंदिनी को दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखने का फैसला सुनाया। साफ है, हिंदी को दक्षिण में प्रमोट करने के चक्कर में बीजेपी के लिए दक्षिण में दही खट्टा हो सकता है। तमिलनाडु में बचे सियासी घमासान का सबसे ज्यादा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। सियासी घमासान तो पश्चिम बंगाल में भी मचा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल लगातार जारी है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पर लगातार तंज कस रही हैं, पीएम की चुटकी ले रही हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के दीदी ओ दीदी वाले बयान का अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। तो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अक्सर बीजेपी पर तंज कसती नजर आती हैं। एक बार फिर ममता ने तीखे अंदाज में बीजेपी की क्लास लगा दी। पहले तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को नंदलाल कहकर बुलाया और दूसरी तरफ ये भी बताया कि भगवा वॉशिंग मशीन में कैसे भ्रष्टाचारियों के दाग धुल जाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में उन्हें दीदी ओ दीदी कहकर संबोधित किया था। माना यह जा रहा है कि ये उसी का जवाब है। सबसे पहले सुनिए कि आखिर ममता बनर्जी ने क्या कहा। अरे ओ नंदलाल, अरे ओ नंदलाल, देश का दुशासन को हटाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। दुर्योधन को हटाइए और देश को बचाइए। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बीजेपी में जाने वालों के दाग धुल जाते हैं। ये तंज उन्होंने विपक्षियों पर होने वाली ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर किया। इस दौरान उन्होंने मंच पर एक प्रतीकात्मक वॉशिंग मशीन भी रखी और उसमें काला कपड़ा डाला और दूसरी ओर से सफेद कपड़ा निकाला। इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन बताया गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकालो, वो सभी बीजेपी में बैठे हैं। मुझे संविधान के बारे में उनके प्रवचन सुनने हैं। मुझे धरना देने का पूरा अधिकार है। जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ सकती हूं। ममता बनर्जी केंद्र सरकार से बकाया पैसा न मिलने का आरोप लगा रही हैं और केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ममता की दहाड़ से ये साफ हो गया है कि वो जनता के हित के लिए प्रधानमंत्री आवास के सामने भी धरना दे सकती हैं। किसी भी हालत में वो झुकने के लिए राजी नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात मनरेगा की। देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए यूपीए की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा लेकर आई थी। केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मनरेगा का मजाक उड़ाया गया, लेकिन यही योजना कोरोना काल में मोदी सरकार के लिए संजीवनी बनी थी। लेकिन अब एक बार फिर मनरेगा सरकार के निशाने पर है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मनरेगा स्कीम पहले भी केंद्र सरकार के निशाने पर थी और आज भी ये केंद्र के निशाने पर बनी हुई है। कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो अब एक बार फिर मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार कम कर दिया गया है। मनरेगा पोर्टल पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना से पहले वाली स्थिति से भी कम काम मनरेगा मजदूरों को मिल रहा है। मनरेगा के तहत अब कम रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2020 में 23.7 करोड़, जनवरी 2021 में 27.81 करोड़, जनवरी 2022 में 26.97 करोड़ और जनवरी 2023 में 20.69 करोड़ दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया था। जनवरी 2020 के बाद देश में कोरोना ने दस्तक दी तो सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ाया, जिसका नतीजा अगले 2 साल तक दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही कोरोना पर कंट्रोल हुआ, सरकार ने इसके बजट में कटौती कर दी। अब ये कोरोना से पहले वाली स्थिति के भी नीचे पहुंच गया है। मनरेगा में पिछले साल फरवरी में 26.99 करोड़ दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ, जो इस साल फरवरी में 20.29 करोड़ रह गया। फरवरी 2022 में 2.2 करोड़ परिवार को मनरेगा योजना के तहत काम मिला था,
जो इस साल फरवरी महीने में घटकर 1.67 करोड़ परिवार रह गया। इस बीच सरकार की ओर से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो इस योजना को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है और इसी के चलते 2023-24 के लिए मनरेगा का बजट घटा दिया गया है। बजट में मोदी सरकार ने सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं, जबकि 2022-23 का संशोधित अनुमान 90,000 करोड़ के करीब था। यानी अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने मनरेगा का बजट 33% कम कर दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।